तो नमस्ते मेरे भाइयों, आ गया है एक और वीडियो ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पिछले वीडियो में हम लोगों ने फास्ट 5 पढ़े। पहले पढ़ा कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, फिर पढ़ा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या है, फिर पढ़ा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, पढ़ा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और फाइनली पांचवा पॉइंट पढ़ा डिसीजंस ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो जो कहानी पिछले एपिसोड में छोड़ी थी उसी कहानी को आगे बढ़ाएंगे इस वीडियो में। बजा दो यार। इनको क्या पता मेरे करी कितनी मेहनत, सारी बातों से था मैं पूरा सहमत। सारी जिंदगी इन्होंने मुझको रुलाया, इनको भी तो मिला था जो मैंने कमाया। तो भाइयों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट को बारीकी से समझना है तो फोकस करना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 3 डिसीजंस पर। जो 3 डिसीजंस हैं, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और डिविडेंड। मजे की बात यह है कि मैंने इस वीडियो को भी डिवाइड किया है इनटू द फास्ट 5 ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सबसे पहले फास्ट 1 के साथ शुरुआत करेंगे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो यार, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि तुम पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करते हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हें पता हो कि पैसे को कौन से प्रोजेक्ट में लगाऊं जिससे मुझे मैक्सिमम रिटर्न मिले। आई गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल यार। अभी तुम लोग अगर स्टॉक मार्केट की थोड़ी बहुत भी न्यूज़ देख रहे हो या फिर कमर्शियल सेक्शन पढ़ रहे हो इन द न्यूज़पेपर, तो तुम्हें पता होगा कि रिलायंस का शेयर प्राइस लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इनफैक्ट रिलायंस डबल्ड द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स। कैसे? जस्ट बाय पिकिंग द राइट इन्वेस्टमेंट। तो यार, गजब के व्यक्ति यार मुकेश अंबानी, क्या गजब का एनालिसिस है। तुम्हें पता है कि जब रिलायंस का बंटवारा हुआ था तो अनिल अंबानी के खाते में सारे ट्रेंडी बिजनेस गए थे, जबकि मुकेश अंबानी को मिले थे ट्रेडिशनल बिजनेसेस। और ये भविष्यवाणी थी कि अनिल अंबानी सरपास कर जाएंगे मुकेश अंबानी को इन एवरी स्फेयर ऑफ द बिजनेस। पर गेस व्हाट, एक आदमी आज रोडपति हो गया है और दूसरा दुनिया के बेशुमार रईसों की लिस्ट में शामिल है। तो यार, सिर्फ एक डिसीजन, इन्वेस्टमेंट, और इस डिसीजन ने मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच में बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर दिया। मुकेश अंबानी का जियो जबरदस्त सक्सेसफुल हुआ मेरे भाई, बहुत पैसा डाला इनटू द जियो, पर विद द एक्सपेक्टेशंस ऑफ राइट रिटर्न, जो मिला भी। शुरू में जियो फ्री था, मुझे लगा कि जियो शायद खरीदने के मुकेश अंबानी कुछ दिनों बाद कस्टमर को ही पैसे देने लग जाए, इतना फ्री हो गया था वो। पर उसके बाद क्या जबरदस्त रिटर्न जनरेट किया यार। बस यही है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सही इन्वेस्टमेंट को पिक करो जहां से रिटर्न मैक्सिमम लेकर आ सको। ये रिलायंस के खून में है। धीरूभाई अंबानी बैंक की बेंचेस पर सो जाया करते थे और बैंक से कहते थे यार कि लोन दे दो, भले ही 50% पे लोन दे दो। तुम लोग समझते हो 50%? 50% मतलब अगर तुम लोगों ने 1 लाख रुपए का लोन लिया तो तुम्हें 50,000 एज एन इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और धीरूभाई अंबानी कहते थे कोई वादा नहीं है मेरे भाई, अगर 1 लाख रुपए बैंक मुझे लोन देने के लिए तैयार है तो मुझे पता है कि उस 1 लाख रुपए को मुझे ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जहां का रिटर्न 150% है। इसका मतलब अगर धीरूभाई अंबानी 1 लाख रुपए डालते ऑन जनवरी 1 तो दिसंबर 31 को उनके पास होंगे 2.5 लाख रुपए। और अगर उसमें से 50,000 रुपए बैंक को दे भी दिए तो कौन सा बड़ा नुकसान हो गया मेरे भाई, अभी भी तो फायदा ही है। तो ये है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अपने पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहां से रिटर्न मैक्सिमम जनरेट कर सको। तो इट आंसर्स द वेरी बेसिक क्वेश्चन, वेयर शुड यू इन्वेस्ट योर मनी टू मैक्सिमाइज द रिटर्न्स। यार, एक बढ़िया सा प्रिंसिपल है जिसे कहा जाता है ESBI मैट्रिक्स। E स्टैंड करता है एम्प्लॉइज के लिए, S स्टैंड करता है सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए, B स्टैंड करता है बिजनेस ओनर्स के लिए और I मेरे भाइयों स्टैंड करता है इन्वेस्टर्स के लिए। एज पर दिस मैट्रिक्स, अगर कोई सबसे ज्यादा रिच है तो वो है इन्वेस्टर्स। दुनिया का हर एक आदमी इन 4 क्वाड्रेंट में से किसी एक क्वाड्रेंट में ही फॉल करता है और दुनिया के सबसे ज्यादा रिचेस्ट पर्सन आते हैं इन्वेस्टर्स वाले कॉलम में से। तो सोचो यार, कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है इन्वेस्टमेंट डिसीजन का। सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि चार्ट अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, लॉयर्स एटसेट्रा एटसेट्रा, बिजनेस ओनर्स, द वन हु मैनेजेस द बिजनेस, एंड फाइनली द इन्वेस्टर्स जो कि वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं,
या दूसरी कंपनीज में पैसा लगाते हैं एंड दे जनरेट रिटर्न्स। तो सबसे ज्यादा रिच पर्सन्स इन द वर्ल्ड फॉल करते हैं इन द इन्वेस्टर क्वाड्रेंट। भाइयों सही इन्वेस्टमेंट करोगे कैसे? ये यार बिल्कुल शादी की तरह है, बहुत सारे ऑप्शंस देखना है और फिर सही ऑप्शन को चूज करना है। ऐसा तो कभी नहीं होता कि तुम्हें पेरेंट्स ने कोई लड़की दिखाई और तुम डायरेक्टली उसे दिल दे बैठे और तुमने बोला कि अब कोई और ऑप्शन नहीं देखना है। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। एटलीस्ट 4-5 ऑप्शन तो देखेंगे मेरे भाई। कुछ नहीं होगा तो नाश्ता करके ही घर से वापस लौट जाएंगे, पर ऑप्शन जरूर तलाशेंगे और उसके बाद जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। क्योंकि याद रखना, इन्वेस्टमेंट डिसीजन यूजुअली इरिवर्सिबल होता है, बिल्कुल शादी की तरह। ऐसा तो कर नहीं सकते कि आज शादी की और 4 दिन बाद का कि नहीं यार पसंद नहीं आ रही है, चेंज करते हैं। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी यूजुअली इरिवर्सिबल होता है, यानी कि वंस इट इज टेकन इट कैन नॉट बी टेकन बैक। तो इसी के साथ फास्ट 5 का पहला कॉन्सेप्ट यानी व्हाट इज मेंट बाय इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो जाता है खत्म। इट आंसर्स द वेरी बेसिक क्वेश्चन दैट वेयर शुड यू इन्वेस्ट योर मनी टू जनरेट मैक्सिमम रिटर्न्स। तो चलो चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ, फास्ट 2। तो भाइयों फास्ट 2 यानी कि दूसरा कॉन्सेप्ट है वॉरेन बफेट के बारे में। यार अगर तुम्हें किसी ने इन्वेस्टमेंट डिसीजन पढ़ा दिया है और वॉरेन बफेट का नाम तक नहीं लिया तो बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। तुम जानते नहीं कि क्या बड़ा पाप कर दिया है उस व्यक्ति ने। क्योंकि दुनिया में जब जब इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात होगी तब तब वॉरेन बफेट को याद किया जाएगा। शायद तुम में से कुछ लोग जानते भी ना हो कि वॉरेन बफेट कौन है। अगर नहीं जानते तो इस वीडियो को यही पॉज करो और अभी जाकर गूगल पर सर्च करो और पता लगाओ हु इज वॉरेन बफेट। क्योंकि बिना वॉरेन बफेट के इन्वेस्टमेंट डिसीजन पढ़ना बिल्कुल बेवकूफी है मेरे भाई। ही इज द 4th richest person in the world at the moment। ऐसा एक टाइम भी आया है जब वो 2nd richest person in the world भी बने थे। अभी पोजीशन की बात करूं तो ही इज द 4th richest person in the world। उनकी नेटवर्थ है $88.9 बिलियन। या शायद तुम लोग अंदाजा ना लगा पाओ कि $88.9 बिलियन कितने ज्यादा होते हैं। याद रखना 1 बिलियन में आता है 1000 मिलियन। तो 88.9 को अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करता हूं सो आई विल गेट द आंसर इन मिलियंस। तो करते हैं 88.9 मल्टीप्लाई बाय 1000। आंसर आता है मेरे भाइयों $88,900 मिलियन। शायद अभी भी लग रहा होगा कि बहुत छोटा फिगर है, बस 88,900। याद रखना आगे मिलियन डॉलर्स लिखा हुआ है। तो अगर 88,900 को मैं और सिंप्लीफाई करूं, क्योंकि देसी भाषा में चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आती हैं, तभी तो तुम लोग मेरे साथ जुड़े हुए हो। तो 88,900 मिलियन को अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं इनटू लैक्स, तो 88,900 मिलियन को अगर मैं कन्वर्ट करूं तो याद रखना मेरे भाई 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख रुपए। तो 88,900 मल्टीप्लाई होगा 10 लाख के साथ। तो देखते हैं क्या फिगर आता है। भाइयों कुछ बहुत बड़ा फिगर आया है। मतलब शायद अगर मैं बिना पढ़े IIT JEE के एग्जाम देता तो कुछ ऐसी रैंक आती मेरी। इतना बड़ा फिगर है इन डॉलर्स, पर यार अभी भी ये डॉलर्स में है। अगर मैं इसको रुपये में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद द एक्सचेंज रेट। अभी एक्सचेंज रेट 74 के आसपास है, पर फिर भी हम लोग एवरेज एक्सचेंज रेट ले लेते हैं विच इज 70। तो मैं इस पूरे फिगर को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 70 के साथ। तो भाइयों अगर मैं इस फिगर को मल्टीप्लाई करूंगा 70 के साथ तो मेरा कैलकुलेटर शर्मा जाता है और वो भी लिख देता है एरर, क्योंकि आंसर आएगा 6 लाख करोड़ के आसपास। मैं नीचे राउंड ऑफ कर रहा हूं, 6 लाख करोड़। दिस इज द नेटवर्थ ऑफ वॉरेन बफेट। तुम लोग समझ पा रहे हो ना, 6 लाख करोड़ का मतलब यानी कि 1 करोड़ रुपए तुम्हें 6 लाख बार दिए जा रहे हैं। This is what means 6 लाख करोड़ रुपीस। यार
सोचो 6 लाख दिनों तक तुम्हें 1-1 करोड़ रोज मिल रहे हैं, तब जाकर तुम वॉरेन बफेट के बराबर नेटवर्थ बना पाओगे। तो यार ये 6 लाख करोड़ को अगर हम लोग स्पेंड करें रोज 1 करोड़ के हिसाब से तो 6 लाख दिन लग जाएंगे। और मजे की बात, वॉरेन बफेट इज ऑफ 80 ईयर्स। मतलब क्या करेंगे भाई वो 6 लाख करोड़ का। मतलब काश उनकी कोई बेटी बेटी होती तो मैं तो भाई निकल लेता, यहाँ वीडियो नहीं बना रहा होता। पर सर बोलना ऐसा कि 6 लाख करोड़ अगर अपन खर्चा करें हर रोज भी तो अपन को 16 साल लग जाएंगे। वो 16 ईयर्स 1 करोड़ रुपए रोज खर्च करते हैं। नहीं, एक करोड़ ठीक है, वो अपने इरेलेवेंट है, वो मैटर नहीं करता। 10 साल में सिर्फ 3,650 अरे वो तो सिंपल है, 6 लाख डिवाइडेड बाई 365, 1643 साल। साल तो बोलना उनकी 5-10 पीढ़ियां भी खा लेंगी बैठकर। 1600 साल में और ज्यादा पीढ़ी। पर मेरी किस्मत ही फूटी है यार, वॉरेन बफेट की कोई बेटी ही नहीं है। और इस बात पर मैं फिदा हूं, वॉरेन बफेट ने अपनी 99% नेटवर्थ ऑलरेडी नाम करके रखी हुई है बिल गेट्स एंड मेलिंडा फाउंडेशन के। मेलिंडा ही ना, एक बार चेक कर लेना, मेलिंडा ही है ना, नाम चेक कर लो, मेलिंसा है कि मेलिंडा है। बिल गेट्स ने भी कर दिए, बिल गेट्स ने भी कर दिया। बिल गेट्स वाइफ मेलिंडा गेट्स। ठीक है। तो यार इतने अमीर व्यक्ति है वॉरेन बफेट। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सारा पैसा वॉरेन बफेट ने इकट्ठा किया है विद द हेल्प ऑफ इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं है जो तुम्हारे आसपास लोग करते हैं कि आज शेयर खरीदा और 200 रुपये कम हो गया तो बेच दिया। ही बिलीव्ड इन वैल्यू इन्वेस्टिंग। सट्टा नहीं खेल रहे हैं कि कल बारिश आएगी या नहीं आएगी, वो हाँ बोलेगी या नहीं बोलेगी, इस बात पर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है। दैट इज प्योरली गैम्बलिंग एंड बेटिंग। यहाँ पे बात चल रही है वैल्यू इन्वेस्टमेंट की। तो अब तुम्हारा सवाल होगा कि वॉरेन बफेट ने 6 लाख करोड़ आखिर इन्वेस्टमेंट से कमाए कैसे। तो भाई 1964 में वॉरेन बफेट ने बर्कशायर हेथवे को एक्वायर किया, जब बर्कशायर हेथवे के शेयर का प्राइस था $19। और तुम्हें पता है आज शेयर का प्राइस कितना है? बर्कशायर हेथवे क्लास ए शेयर का आज का प्राइस है $3,53,000। यानी शायद हम लोग जीवन भर काम करें तो भी बर्कशायर हेथवे का एक शेयर भी ना खरीद पाए। $19 में शेयर खरीदा था इन 1964 और आज उस शेयर की वैल्यू है $3,53,000। बिलीव नहीं करते ना? एक बार लाइव शेयर प्राइस दिखा देता हूं। तो यार ये देखो $3,44,735 टू बी प्रिसाइज। और अगर तुम लोग ग्राफ देख पा रहे हो ऑन टू द स्क्रीन तो कोई भी रेड डिप नहीं दिख रहा है, सिर्फ ग्रीन ही ग्रीन है। यानी कि शेयर प्राइस इज स्टिल इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट लेवल। ये इन्वेस्टमेंट थी वॉरेन बफेट की, जिसने वॉरेन बफेट को वॉरेन बफेट बनाया। और अगर तुम लोग रिटर्न निकालोगे ना तो रिटर्न आएगा लगभग 23,000%। तुम लोग समझ रहे हो 23,000% रिटर्न का मतलब क्या होता है? अगर जनवरी 1 को तुम किसी को 100 रुपये उधार दो तो वो दिसंबर 31 को तुम्हें 23,100 रुपये वापस करेगा। यार सोचो, अगर 100 की जगह 1,000 दे दिए तो, या 1 लाख दे दिए तो, या सोचा घर भर बेच के 10-12 लाख रुपए दे दिए और 23,000% का रिटर्न आ रहा है, तो क्या जबरदस्त इनकम आने वाली है। एंड गेस व्हाट, ये एवरेज रिटर्न था 1 साल का। तो पहले साल 100 रुपये दिए, साल के एंड में आए 23,100। इसको तुम लोग वापस इन्वेस्ट कर सकते हो एट 23,000% पर एनम। ये रिटर्न कमाया वॉरेन बफेट ने, जो कि मिराकल है इन द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस। चलो एक बार लिख लेते हैं यार, क्योंकि मुझे पता है कि एग्जाम आते आते शायद ये बात भूल जाओ, पर अगर कभी भी डिस्कशन हो तो याद रखना, वॉरेन बफेट बर्कशायर हेथवे $19 का शेयर खरीदा था और आज चल रहा है लगभग $3.5 लाख, 23,000% पर एनम का एवरेज एनुअलाइज्ड रिटर्न।
तो यार क्या गजब का करिश्मा है वॉरेन बफेट, और उनकी एक बात मैं आज भी नहीं भूलता। वो सारे इन्वेस्टर्स को एडवाइस देते हुए कहते हैं कि जब घर में काम करने वाली कांता बाई तुम्हें कह दे कि फलाने शेयर का प्राइस बहुत बढ़ चुका है, तो बस वही सही टाइम है, शेयर को बेच दो। क्या बोल रहे हो? मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट इतना पढ़ रहे हैं, इतना एनालिसिस कर रहे हैं, इतना टेक्निकल एनालिसिस होता है, इतना फंडामेंटल एनालिसिस होता है, उसके बाद डिसाइड होता है कि शेयर खरीदना है या बेचना है। या वॉरेन बफेट बात कर रहे हैं कि कांता बाई, जिसको कुछ पता ही नहीं है, वो बोल रही है फलाने शेयर का प्राइस बढ़ गया तो उसको बेच दो। ये कौन सा टोटका है मेरे भाई? तो कोई टोटका नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है। वॉरेन बफेट कहते हैं कि अगर कांता बाई है तो क्या जबरदस्त करिश्मा है या वॉरेन बफेट। आज तक मैं उनकी ये कही हुई बात नहीं भूलता कि अगर घर में काम करने वाली कांता बाई तुमसे कह दे कि फलाने शेयर का प्राइस लगातार बढ़ रहा है, तो बस वो सही टाइम है, उस शेयर को बेच दो। ये कौन सी बात है मेरे भाई? इतना फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, इतना टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, उसके बाद डिसाइड होता है कि शेयर खरीदना है या बेचना है। यहाँ कांता बाई सब डिसाइड कर रही है। ये कौन सा टोटका है? तो ये कोई टोटका नहीं है यार, वॉरेन बफेट का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कांता बाई है मतलब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट तो करती नहीं होगी, लेकिन अगर कांता बाई को भी पता है, जो कि स्टॉक मार्केट का पार्टिसिपेंट नहीं है, कि फलाने शेयर का प्राइस लगातार बढ़ रहा है, इसका मतलब है एवरीबडी इन द स्टॉक मार्केट ऑलरेडी नोज दैट दिस इज द शेयर टू बी बॉट। और अगर सब लोगों को पता है तो जिन जिन लोगों को वो शेयर खरीदना होगा वो ऑलरेडी शेयर खरीद चुके होंगे, यानी कि स्टॉक अपने पीक पर पहुंच चुका है एंड नाउ इज द राइट टाइम टू सेल द स्टॉक, क्योंकि अब प्राइस बढ़ेगा नहीं बल्कि लगातार कम होता जाएगा। तो जबरदस्त फिलोसॉफी है वॉरेन बफेट की। एक और स्टेटमेंट बहुत पावरफुल है, बी ग्रिडी व्हेन एवरीवन एल्स इज फियरफुल। जबरदस्त स्टेटमेंट है, घर लेके जाना है इसको अपने साथ। बी ग्रिडी व्हेन एवरीवन एल्स इज फियरफुल। और एक और स्टेटमेंट है यार, इसको प्लीज याद रखना, बैठा लेना अपने मानस पटल पर। बी ग्रिडी व्हेन एवरीवन एल्स इज फियरफुल एंड बी फियरफुल व्हेन एवरीवन एल्स इज ग्रिडी। तो यार ये लेक्चर ही खत्म नहीं होगा अगर मैं वॉरेन बफेट के बारे में बोलता चला गया तो। किसी और दिन बात करेंगे जब मिल बैठेंगे तीन यार, आप, मैं और वॉरेन बफेट। अभी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फास्ट 3 की। तो भाइयों इन्वेस्टमेंट डिसीजन तो खत्म हो गया, अब दूसरा डिसीजन आता है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनेंसिंग डिसीजन, जो कि है फास्ट 3। यार देखो ऐसा है कि समझ तो गए कि पैसा डालना कहाँ है और पैसे से रिटर्न कमाना है, पर सवाल ये है पैसा हो तो सही, पैसा ही नहीं है तो इन्वेस्टमेंट करेंगे कैसे? तो फाइनेंसिंग डिसीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। और मैं समझ रहा हूँ तुम लोगों को कि सर पैसा वैसा है नहीं और आप 6 लाख करोड़ की बात कर रहे हो। मतलब पीछे से पापा भी सुन रहे होंगे तो बोल रहे होंगे जेब में 2 रुपये नहीं है और बच्चा बात 6 लाख करोड़ की कर रहा है। तो फाइनेंसिंग डिसीजन इज अ वेरी क्रूशियल डिसीजन। ये बताता है कि पैसा आखिर आएगा कहाँ से। तो याद रखना मेरे भाई, पूरी दुनिया में 4 ही सोर्सेज है पैसा लेकर आने के। अगर 5वां सोर्स मुझे कोई कमेंट करके बता दे या पर्सनली व्हाट्सएप भी कर दे तो मैं प्रॉमिस करता हूं उसको मेरी जेब से 1 लाख करोड़ रुपए देने का। यार ये भी सोच रहे होंगे कि मेरी शक्ल को देख के तो लगता ही नहीं है कि मेरे पास 1 लाख करोड़ रुपए हो। खैर मुझे देना भी नहीं है क्योंकि 4 सोर्सेज के अलावा कोई 5वां सोर्स ऑफ फाइनेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता। देयर आर ओनली 4 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, डेट, इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर्स और रिटेन्ड अर्निंग्स। तो कोशिश भी मत करना कि 1 लाख करोड़ है भी नहीं मेरे पास और ना ही तुम्हें मिलेंगे और ना ही 4 सोर्सेज से ज़्यादा होते हैं मेरे भाई। दिमाग ही मत लगाओ, हम लोग लिखते हैं फिर थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो भाइयों मैंने बना दिया है फाइनेंस का चक्रा जिसमें आता है डेट, इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर्स और रिटेन्ड अर्निंग्स। इन चारों सोर्सेज के अलावा कोई और सोर्स ऑफ फाइनेंस हो ही नहीं सकता। इन चारों के अलावा किसी और तरीके से पैसे कंपनी के अंदर आ ही नहीं सकते। सोचो किसी ने गिफ्ट दे दिया, अगर गिफ्ट रिसीव हुआ तो उसकी एंट्री क्या करोगे? डेबिट व्हाट कम्स इन, राइट, एंड क्रेडिट। कोई ये मत बोल देना क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रटना नहीं है मेरे भाई। डेबिट व्हाट कम्स इन के साथ हमेशा क्रेडिट व्हाट गोज आउट नहीं लगता। डेबिट व्हाट कम्स इन
एंड क्रेडिट ऑल प्रॉफिट्स एंड गेन्स। तो मान लो गिफ्ट आया तो गिफ्ट अकाउंट डेबिट, जो भी आया हो, एसेट आई हो, जो भी आया हो यार, वैलेंटाइन पे किसी ने रिंग गिफ्ट कर दियो तो भी इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी डेबिटेड। मेरा मैटर नहीं क्या आया, पर डेबिट व्हाट कम्स इन। क्रेडिट क्या करोगे, क्रेडिट करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि फ्री की चीज है एंड इट इज प्रॉफिट फॉर द बिजनेस। मुझे बताओ प्रॉफिट जाता कहाँ है, प्रॉफिट जाता है रिजर्व्स एंड सरप्लस में। तो हो गई ना रिटेन्ड अर्निंग्स, वन ऑफ द सोर्स ऑफ फाइनेंस। डोनेशन सेम प्रोसीजर होगा। अगर किसी से पैसे उधार लेते हो तो वो हो जाएगा डेट, चाहे बॉन्ड से लो, डिबेंचर से लो, कन्वर्टेबल हो, नॉन कन्वर्टेबल हो, ट्रेजरी बिल्स हो, पास थ्रू सर्टिफिकेट्स हो, कुछ भी हो मेरे भाई, वो फॉल करेंगी डेट में, क्योंकि पैसा किसी दूसरे से लिया हुआ है। तो जब तुम लोग बोरिंग्स करते हो ऑफ एनी टाइप, विच एवर टाइप इट इज, तो वो कहलाता है डेट। तो रिटेन्ड अर्निंग्स हो गया, डेट हो गया। और जब तुम लोग खुद पैसा लगाते हो इन द कंपनी तो वो कहलाती है इक्विटी। और एक और हाइब्रिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है विच इज कॉल्ड प्रेफरेंस शेयर्स। तो वो कहते हैं ना यार कि सोने से कम नहीं लेकिन गुम जाए तो कम नहीं, तो वैसे ही प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंशियल राइट अटैच है इनके साथ, होते इक्विटी जैसे हैं लेकिन फिर भी इक्विटी नहीं है। यू नो द रेस्ट, 12 तुम सब लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो ये 4 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, डेट, इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर्स और रिटेन्ड अर्निंग्स। अगर मैं ब्रॉडली क्लासीफाई करूं तो 2 ही सोर्सेज हैं, एक है डेट और दूसरा इक्विटी। क्योंकि जैसे ही मैं इक्विटी बोलता हूं ना मेरे भाई, तो इक्विटी के अंदर 3 बच्चे और आ जाते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व्स इन सरप्लस। तो अगर मैं ब्रॉडली बात करूं तो 2 ही सोर्सेज है जहां से पैसा आ सकता है, इक्विटी और डेट। बस यही फाइनेंसिंग डिसीजन है। फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब है कि पैसा कहाँ से लाना है और किस ऑप्टिमम मिक्स में लेकर आना है। आई रिपीट, पैसा कैसे जनरेट करें और जनरेट करने का रेशियो क्या होना चाहिए। क्या 100% पैसा डेट से ले लें या फिर 100% पैसा इक्विटी से ले लें? हाउ शुड वी रेज आवर फाइनेंसेस, ये जवाब देगा फाइनेंसिंग डिसीजन। तो यार पैसा कैसे रेज किया जाए? क्या 100% पैसा उधार ले लूं? अगर इतनी अच्छी गुडविल इन द मार्केट तो ले लो, वैसे कोई देता नहीं 100%, मुझे भी नहीं मिला आज तक, बहुत जगह उधारी मांगी है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है या तो 100% इक्विटी हो, अगर बहुत रईस हो, बहुत सारा पैसा है तो 100% इक्विटी ऑप्शन के साथ भी जा सकते हो। पर यार रियल लाइफ में बात करूँ तो दोनों ही ऑल्टरनेटिव्स बहुत अच्छे नहीं हैं। डेट के भी कुछ नुकसान है, डेट के कुछ फायदे भी हैं, इक्विटी के भी कुछ नुकसान है और इक्विटी के कुछ फायदे भी हैं। हर एक सिक्के के 2 पहलू हैं मेरे भाई। तो मैं तुम्हें शॉर्ट में समझाता हूं कि डेट का फायदा क्या है, डेट का नुकसान क्या है। तो यार डेट के फायदे क्या हैं? सबसे बड़ा फायदा कि डेट होल्डर्स को रिटर्न कम देना पड़ता है। रिटर्न कम देना पड़ता है, इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई? फाइनेंस की दुनिया में जितनी ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिटर्न। अगर तुम लोग मैथ का बिजनेस करोगे, मैथ मतलब समझते हो ना, बेबी ब्लू, ब्रेकिंग बैड, वॉल्टर वाइट, तो रिटर्न बहुत ज़्यादा होगा ड्रग्स के बिजनेस में, विच इज़ वेरी कैजुअल, वेरी यूजुअल। पर अगर यही तुम स्टेबल बिजनेस करोगे या बैंक के फिक्स डिपॉजिट में पैसा डिपॉजिट कर दोगे तो कोई रिस्क नहीं है, तो रिटर्न भी ज़्यादा नहीं है। तो जहाँ ज़्यादा रिस्क होती है रिटर्न भी ज़्यादा होता है, जहाँ रिस्क कम होती है वहाँ रिटर्न भी कम हो जाता है मेरे भाई। तो यार डेट होल्डर्स का पैसा कंपैरेटिवली सेफ होता है इक्विटी से। याद करो 12th में पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने बार बार कि अगर कंपनी डिसॉल्व हो जाती है, कंपनी लिक्विडेट हो जाती है, तो सबसे पहले रीपेमेंट होगी डेट होल्डर्स को। और याद रखो हर एक साल इंटरेस्ट देना मैंडेटरी है। डिविडेंड दो या ना दो, खुद की कंपनी है, लेकिन इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा मेरे भाई, वरना डेट होल्डर्स उठा कर ले जाएंगे। तो डेट का नुकसान क्या है? डेट है ज्यादा रिस्की। यार अभी बोला था कि डेट सेफ है, फिर बोल रहे हो डेट रिस्की है। तो याद रखना कंपनी के व्यू पॉइंट से डेट रिस्की है, क्योंकि कंपनी को रीपेमेंट करना ही पड़ेगा। अगर नहीं रीपेमेंट किया तो डेट होल्डर्स कोर्ट के पास जा सकते हैं, कंपनी का डिसोल्यूशन लिक्विडेशन के लिए अपील फाइल कर सकते हैं।
तो डेट इज मोर रिस्की देन इक्विटी, क्योंकि आपको रिटर्न देना ही देना है। तो कंपनी के व्यू पॉइंट से डेट इज रिस्की, इन्वेस्टर के व्यू पॉइंट से डेट इज सेफ। तो जब इन्वेस्टर के व्यू पॉइंट से डेट सेफ है तो उन्हें रिटर्न कम मिलेगा, ये फायदा है कंपनी के लिए। लेकिन डेट रिस्की होती है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द कंपनी, क्योंकि रीपेमेंट पहले करना पड़ेगा और इंटरेस्ट देना भी मैंडेटरी है मेरे भाई। तो डेट का नुकसान ये है कि इट इज रिस्कियर देन इक्विटी। तो ये तो हो गए डेट के फायदे और डेट का नुकसान। वैसे ही आएंगे इक्विटी के फायदे और इक्विटी का नुकसान। तो याद रखना, जो डेट का फायदा है वो इक्विटी का नुकसान है, जो इक्विटी का फायदा है वो डेट का नुकसान है। तो यार इक्विटी का फायदा ये है कि सब लोग अपने वाले। अगर कंपनी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही, कंपनी सेल्स नहीं कर पा रही, सो देयर इज नो ऑब्लिगेशन टू पे रिटर्न टू द शेयर होल्डर्स। खुद की कंपनी है भाई, रिटर्न तुम लोगों को ही निकालना है। नोबडी इज प्रोवाइडेड विथ एनी गिवन गारंटी। तो याद रखना मेरे भाई, इक्विटी में फायदा ये है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स अपने वाले हैं। इट इज लेस रिस्की टू हैव इक्विटी। तो इक्विटी का नुकसान क्या है भैया? कंपनी के व्यू पॉइंट से इक्विटी लेस रिस्की है, लेकिन इन्वेस्टर के व्यू पॉइंट से इक्विटी इज वेरी रिस्की। कोई गारंटी नहीं है कि रिटर्न आएंगे या नहीं आएंगे। तो अगर इक्विटी ज्यादा रिस्की है, इसका मतलब है कि शेयर होल्डर्स ज्यादा रिटर्न डिमांड करेंगे, और अगर शेयर होल्डर्स ज्यादा रिटर्न डिमांड कर रहे हैं तो कंपनी की कॉस्ट बढ़ेगी। तो इक्विटी का नुकसान ये है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स नीड टू बी पेड मोर रिटर्न्स। तो भाइयों पूरी बात का सार ये है कि इक्विटी के कुछ फायदे हैं, इक्विटी के कुछ नुकसान भी हैं, डेट के कुछ फायदे हैं और डेट के कुछ नुकसान भी हैं। तुम्हें फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ करना है और एक ऐसा ऑप्टिमम मिक्स निकालना है जहां पे वैल्यू ऑफ द फर्म मैक्सिमम हो। तो याद रखना मेरे भाई, फाइनेंसिंग डिसीजन बहुत आसान है। डेट और इक्विटी को मिलाकर पैसा इस तरीके से रेज करो कि वैल्यू ऑफ द फर्म इज मैक्सिमम, कंपनी ज्यादा रिस्की भी ना हो और कंपनी अट्रैक्टिव भी हो टू द इन्वेस्टर्स। तो इस पे और डिटेल में डिस्कशन करेंगे जब हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज पढ़ेंगे, क्योंकि वहां बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि पैसे किस तरीके से रेज करना है जिससे वैल्यू ऑफ द फर्म मैक्सिमम हो। दैट फाइनेंसिंग डिसीजन इज ऑल अबाउट रेजिंग द मनी फ्रॉम डेट और इक्विटी in the optimum ratio so that the value of the firm is maximum। तो भाइयों फास्ट 3 खत्म हो गया आउट ऑफ फास्ट 5। फास्ट 3 है हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन। तो अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं मेरे भाइयों टूवर्ड्स फास्ट 4। तो भाइयों फास्ट 3 हमारा खत्म हो गया जो था फाइनेंसिंग डिसीजन। अब एक काम करते हैं, जल्दी से आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स फास्ट 4, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फास्ट 4 में मैं तुम्हारे फास्ट 4 में मैं तुम्हारे फिर से वही फास्ट 4 में मैं तुम्हें सुना। अरे यार सेम चीज हो रही है यार, कम ऑन। फास्ट 4 में मैं तुम्हें सुनाने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी जिससे तुम्हारा निकल के आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ फास्ट 5। तो चलो जल्दी से स्टोरी पे वर्क करते हैं ऑफ फास्ट 4। तो भाइयों माइक्रोसॉफ्ट ने 2002-2003 से पहले कभी भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया और अचानक से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द ईयर 2003 एंड 2004। यार तुम लोगों को डिविडेंड मिलेगा तो तुम्हें कैसा महसूस होगा? खुशी होगी, पैसा आ रहा है यार, पैसा किसे पसंद नहीं होता। तो अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने से सभी को अच्छा लगता है तो इन्वेस्टर्स को भी खुशी होनी चाहिए कि यार डिविडेंड दिया माइक्रोसॉफ्ट ने पहली बार, भाग्य खुल गए, माइक्रोसॉफ्ट डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। पर गेस व्हाट, इन्वेस्टर्स को माइक्रोसॉफ्ट का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना बिल्कुल पसंद नहीं आया, पसंद ही नहीं आया। इन्वेस्टर्स ने लगातार माइक्रोसॉफ्ट के शेयर बेचना शुरू कर दिए जस्ट व्हेन माइक्रोसॉफ्ट डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड फॉर द फर्स्ट टाइम। सोचो यार, हम लोग अभी तक यही समझते हैं कि जितना ज्यादा डिविडेंड देंगे उतना ज्यादा इन्वेस्टर खुश होगा, डिविडेंड अगर ज्यादा होगा तो कंपनी ज्यादा अच्छी है। पर ये तो पहली बार सुन रहे हैं कि किसी कंपनी ने ज्यादा डिविडेंड बांटा या पहली बार डिविडेंड बांटा
और इन्वेस्टर्स ने शेयर बेचना स्टार्ट कर दिए, और जब इन्वेस्टर ने शेयर बेचना स्टार्ट किए तो सप्लाई बढ़ा, डिमांड कम हुआ एंड शेयर प्राइस स्टार्टेड टू फॉल। तो यार ये डिविडेंड ना बहुत ही जबरदस्त चीज है, इट कैन नॉट बी मैक्सिमम। सेम हुआ था रिलायंस के साथ। जब धीरू भाई अंबानी की डेथ हुई तो रिलायंस का शेयर लगातार गिरते चले जा रहा था, बिकॉज एवरीबडी हैड नो ट्रस्ट इन रिलायंस, क्योंकि फाउंडर की डेथ हो गई है। पर जैसे ही रिलायंस ने डिविडेंड बांटा जस्ट टू कवर अप द सिचुएशन, उन्हें लगा कि धीरू भाई अंबानी की डेथ हुई है और अगर हम लोग ज्यादा डिविडेंड बांट देते हैं तो इन्वेस्टर को खुशी होगी, बल्कि उल्टा हुआ, रिलायंस के शेयर प्राइस उल्टे और गिर गए। तो ऐसा क्यों हो रहा है मेरे भाई? ये कौन सी ऐसी स्टोरीज है जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कुछ उल्टा ही कर रही है? डिविडेंड बांट रहे हैं और शेयर प्राइस लगातार गिर रहे हैं। व्हाई इज दिस हैपनिंग? ये सवाल है और यही कॉन्सेप्ट है फास्ट फोर। तो यार बहुत सिंपल है, माइक्रोसॉफ्ट ने जब तक डिविडेंड नहीं बांटा था तब भी माइक्रोसॉफ्ट का शेयर प्राइस लगातार बढ़ता जा रहा था, क्योंकि हर एक इन्वेस्टर को भरोसा था इस बात पे कि माइक्रोसॉफ्ट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, इसका मतलब है माइक्रोसॉफ्ट री इन्वेस्ट कर रहा है इन मोर प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट दम के साथ बोलता था कि डिविडेंड नहीं बांटूंगा, पर यह बात जरूर है कि तुम्हारी रिटेन्ड अर्निंग्स को ऐसी जगह इन्वेस्ट करूंगा जहां तुम्हें और रिटर्न मिलेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट ने जब पहली बार डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया तो इन्वेस्टर के मन में शंका हुई कि यार आज तक तो कभी डिविडेंड नहीं बांटा था, अचानक से इतना ज्यादा डिविडेंड क्यों बांट दिया? एंड इन्वेस्टर्स स्टार्टेड थिंकिंग कि कहीं ना कहीं माइक्रोसॉफ्ट के इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कमी आई है। शायद माइक्रोसॉफ्ट के पास अब ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव्स खत्म हो गए हैं जहां से वो जबरदस्त रिटर्न जनरेट करते थे। इन्वेस्टर स्टार्टेड थिंकिंग कि अगर माइक्रोसॉफ्ट के पास और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज होती तो शायद माइक्रोसॉफ्ट आज भी दम से खड़े होकर बोलता कि डिविडेंड नहीं बांटूंगा, पैसे को री इन्वेस्ट करूंगा और दुगना रिटर्न कमा के दूंगा। लेकिन आज माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसा नहीं किया, माइक्रोसॉफ्ट ने डिविडेंड बांट दिया, बोले डिविडेंड ले जाओ। इसका मतलब है माइक्रोसॉफ्ट की रिटेन्ड अर्निंग्स कम होगी, और रिटेन्ड अर्निंग्स कम होगी इसका मतलब है री इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा कम होगा, और री इन्वेस्टमेंट के लिए अगर पैसा कम होगा यानी कंपनी की ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज होगी। इसलिए इन्वेस्टर्स इंस्टेड ऑफ बाइंग मोर शेयर्स स्टार्टेड सेलिंग द शेयर्स, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने पहली बार डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो यही है मेरे भाई डिविडेंड डिसीजन, बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं सोचना है कि मैक्सिमम डिविडेंड दे दिया इसका मतलब है शेयर होल्डर खुश हो जाएंगे और शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये बहुत बड़ा मिथ है क्लास 12th का। तो याद रखना, डिविडेंड शुड नॉट बी मैक्सिमम। यही कॉन्सेप्ट है फास्ट फोर। तो भाइयों 5 पॉइंट्स में से फास्ट फोर भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। डिविडेंड शुड नॉट बी मैक्सिमम। तो सीधे चलते हैं अंतिम कॉन्सेप्ट की तरफ, फास्ट 5 ऑफ दिस वीडियो, डिविडेंड डिसीजन। क्योंकि अब हम लोग पढ़ सकते हैं डिविडेंड डिसीजन आफ्टर हैविंग अंडरस्टूड द स्टोरी ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। तो भाइयों डिविडेंड डिसीजन में तुम्हें डिसाइड करना होता है कि डिविडेंड बांटे या फिर ना बांटे, और अगर बांटना है तो कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करें। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, वेदर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड और नॉट, इफ यस देन अप टू व्हाट एक्सटेंट। हर एक डिसीजन में एक क्वेश्चन होता है मेरे भाई। फाइनेंसिंग डिसीजन में क्वेश्चन था, फ्रॉम वेयर शुड आई रेज द मनी फॉर द कंपनी। सिंपल से जवाब, या तो डेट या तो इक्विटी, दोनों का ऑप्टिमम मिक्स लेकर आओ जिससे वैल्यू ऑफ द कंपनी मैक्सिमम हो। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है। इट आंसर्स द बेसिक क्वेश्चन दैट वेयर शुड यू इन्वेस्ट टू मैक्सिमाइज द रिटर्न्स। और डिविडेंड में भी सवाल है कि बताओ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है या नहीं करना, और अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है मेरे भाई तो किस एक्सटेंट तक करना है।
तो भैया फास्ट 4 में तो पढ़ ही चुके हैं कि डिविडेंड मैक्सिमम नहीं होना चाहिए, डिविडेंड शुड नॉट बी मैक्सिमम, ये हम लोगों ने स्टोरी के थ्रू कवर किया। तो क्या फास्ट 4 का मतलब ये है कि डिविडेंड मिनिमम होना चाहिए, कंपनी को डिविडेंड बांटना ही नहीं चाहिए, कंपनी को चिंदी चोरी पर आ जाना चाहिए, एंड द कंपनी शुड नॉट अलाउ इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 1 रुपी ऑफ डिविडेंड? जी नहीं, ऐसा भी नहीं है। शेयर होल्डर्स अगर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो कई बार वो कहते हैं अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन अ बुश, मतलब जो हाथ में है वो बेहतर है इंस्टीड ऑफ जो फ्यूचर में प्रॉमिस्ड है, यानी जो हाथ में है वो बेहतर है एज कंपेयर टू फ्यूचर में जो प्रॉमिस्ड है। हो सकता है कुछ रिटेल इन्वेस्टर्स ये सोचते हो कि जितना डिविडेंड आज मिल जाए वो बेहतरीन, क्या पता कंपनी पैसे को री इन्वेस्ट करे और भयंकर लॉस हो जाए, तो जो डिविडेंड मेरा था वो भी ना मिले। तो याद रखना मेरे भाई कि डिविडेंड मिनिमम भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज देयर मे बी अ फ्यू रिटेल शेयर होल्डर्स जो ये कहेंगे कि अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन अ बुश। तो डिविडेंड ना मिनिमम होना चाहिए ना मैक्सिमम होना चाहिए, तो डिविडेंड कैसा हो मेरे भाई? तो डिविडेंड होना चाहिए ऑप्टिमम, ना ज्यादा ना कम। वो नमक सुना है ना तुम लोगों ने, नमक कैसे डलता है? स्वाद अनुसार। वैसे ही डिविडेंड भी होना चाहिए ऑप्टिमम मेरे भाई, नीदर इट शुड बी मैक्सिमम। बहुत ज्यादा डिविडेंड बांटा तो इन्वेस्टर्स को लगेगा कि कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है, अगर बहुत कम डिविडेंड बांटा है, डिविडेंड बांटा ही नहीं, तो इन्वेस्टर्स को लगेगा शायद कंपनी में कुछ गड़बड़ है, इसलिए जो कंपनी हर बार डिविडेंड बांट रही थी उसने पहली बार डिविडेंड नहीं बांटा। या फिर इन्वेस्टर्स को ये लग सकता है कि मैं रिस्क क्यों लूं, हो सकता है री इन्वेस्टमेंट फेल हो जाए तो मेरा जो प्रॉफिट है वो भी गया। इसलिए डिविडेंड शुड नॉट बी मिनिमम नॉर मैक्सिमम, इट शुड बी ऑप्टिमम। तो ये ऑप्टिमम मतलब क्या होता है यार? ऑप्टिमम मतलब है ऐसा डिविडेंड पे आउट रेशियो जहां वैल्यू ऑफ द फर्म मैक्सिमम हो। देखो यार सिंपल सी बात है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो, चाहे वो फाइनेंसिंग डिसीजन हो और चाहे वो डिविडेंड डिसीजन हो, तीनों डिसीजन का ऑब्जेक्टिव ये एक है और वो है वैल्यू ऑफ द फर्म को मैक्सिमाइज करना। तो वो डिविडेंड ऑप्टिमम कहलाता है जहां पे वैल्यू ऑफ द फर्म मैक्सिमम होती है। हमेशा एक एडवाइस दूंगा मेरे भाई, डिविडेंड ऑप्टिमम होना चाहिए और स्टेबल होना चाहिए, यानी डिविडेंड को एकदम से बहुत ज्यादा मत बढ़ाओ और एकदम से बहुत कम मत करो, क्योंकि दोनों ही केसेस में शेयर के प्राइस का गिरने का खतरा है। लेकिन अगर डिविडेंड कांस्टेंट है, स्टेबल है, तो इन्वेस्टर्स वुड लाइक इट, क्योंकि इन्वेस्टर्स को डेविएशन पसंद नहीं है, इन्वेस्टर्स लव कंसिस्टेंसी। तो याद रखना, डिविडेंड शुड नॉट बी मैक्सिमम नॉर मिनिमम, डिविडेंड शुड बी ऑप्टिमम मेरे भाई। तो मेरे भाइयों खत्म हो गए पांचों के पांचों फास्ट 5 ऑफ दिस वीडियो। एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं कि क्या क्या पढ़ा आज। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा फास्ट 1, जिसमें समझा कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बुकिश डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द थियोरेटिकल डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तुम्हें पता है कि पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहां से रिटर्न मैक्सिमम हो। फिर हम लोगों ने पढ़ा फास्ट 2, वॉरेन बफेट, बहुत सारा डिस्कशन किया ऑन टू द वॉरेन बफेट। फिर हम लोगों ने पढ़ा फास्ट 3, जो कि था फाइनेंसिंग डिसीजन, हाउ शुड आई रेज मनी फॉर माई कंपनी टू इन्वेस्ट फर्दर, दैट इज बीइंग आंसर्ड बाय द फाइनेंसिंग डिसीजन। और फिर फाइनली हम लोगों ने पढ़ा माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, स्टोरी थी विच वॉज फास्ट 4, और फाइनली हम लोग आ गए फास्ट 5 पे, व्हाट इज योर डिविडेंड डिसीजन। तो भाइयों फास्ट 5 इस वीडियो की भी हो जाता है खत्म। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तुम लोग समझ गए कि डिसीजंस ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होते हैं। इन्वेस्टमेंट अगर अच्छे से कर ली, फाइनेंसिंग में दिमाग लगा लिया और डिविडेंड डिसीजन सही रखा, तो बहुत बहुत बधाइयां मेरे भाई, तुम एक जबरदस्त फाइनेंशियल मैनेजर हो। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या हुई? 3 डिसीजन को संभाल लो और तुमने पूरी कंपनी को संभाल लिया, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और डिविडेंड। तो आज के लिए इतना ही मेरे भाई, खूब सारा प्यार, और तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए, जिंदगी में लम्हे बेहद बेशकीमती होते हैं। ये लम्हे तुम्हारे नहीं होते, ये लम्हे हमारे नहीं होते, ये बीतते तो हैं पर जुदा नहीं होते। तो धन्यवाद। नहीं, बीतते तो हैं पर, ये लम्हे बीतते तो हैं पर जुदा नहीं होते। तो फिर मिलेंगे
इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग. रीच इनको चाहिए रीच. प्लीज 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 सामने करते प्लीज. बीट 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 इनको करूंगा बीट. हीट 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 मेरा कंटेंट है हीट.